क्लियर है? सिमेट्रिक ग्रुप हमने पढ़ा था, सिमेट्रिक ग्रुप। तो सबसे पहले मान लो मैंने SN उठा लिया, सिमेट्रिक ग्रुप SN है, पहले मैंने n = 1 ले लिया, तो S1 के अंदर तो एक ही एलिमेंट होगा क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, क्या सारे के सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है। अभी रिजल्ट पढ़ाना है मैंने कि कोई भी ग्रुप है उसके अंदर अगर सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है तो वो ग्रुप क्या हो जाता है, एबिलियन। और दूसरा I के साथ कंपोजिशन करोगे क्या आएगा, I = I.I, एक ही तो एलिमेंट है, इसमें क्या डिस्कस करना है। n = 2 हो जाए यहाँ पे, तो S2 = कितने एलिमेंट होंगे, S2 के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं, तो एक रोटेशन कोरस्पॉन्डिंग और एक सॉरी मैपिंग है ना, ये एक तो I होगा और एक 1 2, 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर एलिमेंट का 1 2 का, इसका 2 होगा ना, और आइडेंटिटी का तो ऑलवेज 1 होता है। तो मैं इसमें यहाँ पे करूंगा I इनवर्स, क्या आएगा I, और 1 2 का इनवर्स करूंगा क्या आएगा 1 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 का इनवर्स किया वही आ गया, इसका मतलब 1 2 सेल्फ इन्वर्टिबल है, आइडेंटिटी सेल्फ इन्वर्टिबल होता ही है, और कोई ग्रुप जिसके सारे के सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल हो उसको क्या बोलते हैं, एबिलियन। तो यहाँ से जो S2 है वो क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। तो S2 इज ऑल्सो एबिलियन। नेक्स्ट n की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3, ठीक, n = 3 लिया मैंने यहाँ पे, ओके। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे S3, ठीक है। S3 होता है मैपिंग के कोरस्पॉन्डिंग, इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट आइडेंटिटी, नेक्स्ट 1 2, नेक्स्ट 2 3, नेक्स्ट 1 2 3, और नेक्स्ट 1 3 2, ये 6 एलिमेंट आएंगे ना। ऑर्डर ऑफ SN = n फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल करेंगे 6 आ जाएगा, ये एलिमेंट आ गए, ओके। अब मान के चलो कोई भी 2 एलिमेंट उठा लीजिए, मान लो मैंने यही 2 एलिमेंट उठा लिए इसके, ठीक है। तो पहले आप कंपोजिशन करिए 1 2 की 1 3 के साथ, फिर आप कंपोजिशन करिए 1 3 की 1 2 के साथ। मैंने डाइहेड्रल ग्रुप और जब सिमेट्रिक ग्रुप पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि जो कंपोजिशन करते हैं वो राइट टू लेफ्ट करते हैं, हम यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना, कंपोजिशन करते वक्त। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तब तुमको ये कंपोजिशन करवानी है, ठीक है। ये साइकिल होती है मोनिशा, इसके अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे S3 3 एलिमेंट लेके चलते हो 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे जब मैपिंग लेते हैं तो जितनी पॉसिबल मैपिंग है वो सारी सारी सेट के अंदर लिखते हैं। जैसे आइडेंटिटी क्या होता है कि 1 को 1 पे भेज दिया, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, आइडेंटिटी। 1 2 का मतलब है कि 1 को 2 पे भेजा हुआ है, 2 को 1 पे। जो एलिमेंट इस साइकिल में मिसिंग है इसका मतलब उस खुद की इमेज खुद है। जैसे इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 की इमेज क्या है, 2 पे गया हुआ है। और इसको पढ़ते हैं ऐसे हैं कि 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो जब कंपोजिशन करते हैं तो कंपोजिशन राइट टू लेफ्ट करते हैं। राइट टू लेफ्ट कैसे करते हैं कि आप यहाँ पे देखना स्टार्ट कीजिए, पहले 1 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 3, तो 1 की इमेज क्या आ गई 3, फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वहीं से स्टार्ट कर लीजिए। 3 की इमेज क्या है यहाँ पे 1, 1 की इमेज क्या है 2, तो 3 की इमेज क्या आ गई 2, 2 की इमेज यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे 1, तो 2 की इमेज क्या आ गई 1, तो साइकिल क्लोज। मनीषा नहीं समझ आया, मैं मनीषा बोल दिया करूंगा आपको। देखो 1 3 है यहाँ पे, कॉम्पोजिशन ऐसे करते हैं इसकी। देखो पहले आप 1 2 3 लिख लीजिए, 1 2 3 लिख लीजिए, इसकी कॉम्पोजिशन करवा रहा हूँ मैं। 1 की इमेज क्या है 2 है, तो 1 के नीचे 2 लिख दीजिए। नेक्स्ट 2 की इमेज क्या है 1, और जो नंबर साइकिल में मिसिंग होता है उसकी इमेज खुद होता है, तो 3 की इमेज क्या आ गई 3, ये लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट 1 की इमेज यहाँ पे कितनी है 3 है, इसके नीचे 3, 3 की कितनी है 1, और 2 मिसिंग आ रही है 2। तो कंपोजिशन राइट टू लेफ्ट करने का क्या मतलब है कि यहाँ से उठाइए सबसे पहले आप। मैंने 1 उठाया, 1 की इमेज यहाँ पे कितनी है 3, फिर 3 की यहाँ पे कितनी है 3, तो 1 की इमेज कितनी आ गई यहाँ पे 3 आ गई ना। फिर यहाँ पे 2 देखिए, 2 की इमेज यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, तो 2 की इमेज कितनी आ गई 1, 3 की इमेज कितनी है 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो 3 की क्या कर दिया ये 2 की 2 है, 2 की 1 है, तो 2 की 1 आ गई। नेक्स्ट 3 की 1 है, 1 की 2 है, तो 3 की क्या आ गई 2 आ गई।
और जब इस एलिमेंट को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, देखो क्या इसमें कोई एलिमेंट है जो खुद की इमेज खुद आया हुआ हो? नहीं है ना। तो आप सबसे पहले 1 से लिख लीजिए, 1 की इमेज कितनी है 3, फिर 3 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है 1, दैट्स वाई साइकिल को हम 1 3 2 लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कॉम्पोजिशन तो कर सकते हैं, अब हम 1 पे करेंगे तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज क्या है 2, तो 1 की इमेज क्या आ गई 2, 2 की इमेज 1 की इमेज 3, तो 2 की 3, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, तो साइकिल 1। ये एलिमेंट इक्वल होते हैं? ये एलिमेंट तो इक्वल नहीं होते, ये एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ग्रुप के। तो हमने जब 1 2 की कॉम्पोजिशन 1 3 के साथ करी और 1 3 की 1 2 के साथ करी तो अलग अलग आई है। ये तो आया 1 3 2 और ये आया 1 2 3। और जब एबिलियन ग्रुप होता है उसके लिए तो हर एक एलिमेंट के लिए कॉम्पोजिशन क्या हो, कॉम्यूटेटिव हो। तुमने एक भी पेयर उठा लिया जिसके अंदर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स नहीं है, एक्स स्टार वाई इज नॉट इक्वल टू वाई स्टार एक्स है, तो उस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, नॉन एबिलियन ग्रुप। इसका मतलब S3 इज नॉन एबिलियन ग्रुप। जो S3 है तुम्हारे पास वो एक नॉन एबिलियन ग्रुप बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब कोई बच्चा बोले सर S4 को भी डिस्कस करना। जब मैं S4 डिस्कस करूंगा तो 1,2 और सॉरी ये जो एलिमेंट है 1 2 और एक 1 3 है, ये तो S4 में भी होगा, ये तो S5 में भी होगा, ये तो S6 में भी होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे होगा? बाकी सारे एलिमेंट को सेम पे भेज दीजिए, सेम एलिमेंट की सेम इमेज। ठीक है, जब यहाँ पे करेंगे तो देखो 1 2 1 3, लेकिन अभी भी इनकी कॉम्पोजिशन तो क्या रहेगी, चेंज थोड़ी होगी। नहीं समझ आया? अब देखो S3 और S4 में, S3 में आप 3 एलिमेंट लेके चलते हो, ये लेके चलते हो, तो इसमें 1 2 3 बोल दिया मैंने, इसमें 1 2 3 बोल दिया, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, उसको मैंने ये बोला है। दूसरा एलिमेंट 1 की इमेज 3, 3 की 1, उसको मैंने वो एलिमेंट बोला है। ठीक है, इसको बंद कर दो। तो ये एलिमेंट तो S4 के अंदर होंगे। S4 के अंदर कैसे होंगे, एक एलिमेंट और आ जाएगा उसमें 4, तो 4 को 4 पे भेज दे रहे हो, ये एलिमेंट तो फिर भी होंगे। और जब ये हो जाएगा तो 1 2 की कॉम्पोजिशन 1 3 के साथ अलग आएगी, 1 3 की 1 2 के साथ करेंगे, तो ये S4 है, ये भी क्या बनेगा, नॉन एबिलियन ग्रुप। सिमिलरली S5 वो भी क्या बनेगा, नॉन एबिलियन ग्रुप, S6 एंड अप टू सो ऑन। तो इसको कंक्लूजन करके मैं ये बोल सकता हूं कि Sn और अगर n क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो जो ये सिमेट्रिक ग्रुप है ये ऑलवेज क्या बनेगा, नॉन एबिलियन ग्रुप, ये ऑलवेज नॉन एबिलियन ग्रुप बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा कितने रह गए, 2, S1 और S2, ये क्या बनेंगे, एबिलियन। ठीक है, क्यों बनेंगे, सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट है ना, और सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट है तो वो सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल वो क्या हो जाता है, एबिलियन। Sn आ गया समझ में? इससे मिलता जुलता एक और ग्रुप पढ़ा है हमने, क्या, डाईहेड्रल, जिसको हम क्या बोलते हैं, DN, है ना, डाईहेड्रल ग्रुप। DN कैसी डेफिनेशन होती है DN की, DN इज इक्वल टू वाई जे सच दैट इसको क्या, कौन सा ग्रुप बोलते हैं, डाईहेड्रल ग्रुप। ठीक है, जैसे सिमेट्रिक ग्रुप अभी पढ़ा है मैंने, वैसे ही अगर हम डाईहेड्रल ग्रुप पढ़े तो n की वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, n को 1, मतलब एक ही एलिमेंट लेंगे, एक डॉट लेंगे, तो उसको क्या बोल देते हैं, D1। कितने एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर ऑफ DN इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ DN इज इक्वल टू 2n। n तो रिफ्लेक्शन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होंगे और n रोटेशन कोरस्पोंडिंग होंगे। जब मैं यहाँ पे D1 बना रहा हूँ तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। तो उन 2 एलिमेंट को लिखने के लिए मैं सबसे पहले R फॉर रोटेशन, तो उसको मैं R0 लिख देता हूँ, और दूसरा क्या लिखूंगा, R डॉट भी लिख देते हैं नीचे कई बार इसको, एक एलिमेंट है तो दूसरा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से मेनली, उसके नीचे भी F0 ही बना दीजिए। ठीक है, ये 2 एलिमेंट होंगे और 2 एलिमेंट है यहाँ पे, तो R इनवर्स, ये तो आइडेंटिटी होता है DN का, ये क्या आएगा R0,
रिफ्लेक्शन है उसका ऑलवेज ऑर्डर कितना होता है 2, और जिसका एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है वो ऑलवेज क्या होता है सेल्फ इन्वर्टिबल, हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि हर एक एलिमेंट क्या है सेल्फ इन्वर्टिबल। जब आर नोड का इन्वर्स किया तो आर नोड बिकॉज ये आइडेंटिटी है, एफ नोड इज ए रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का ऑलवेज ऑर्डर कितना होता है 2, और जो एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 होता है वो क्या होते हैं सेल्फ इन्वर्टिबल। दैट्स वाई F0 का इन्वर्स करेंगे क्या आएगा वही एलिमेंट F0। और अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप जिसके सारे के सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल हो तो वो ग्रुप क्या होता है एबिलियन। इसका मतलब D1 क्या बन जाएगा एक एबिलियन ग्रुप। ये तो एलिमेंट लिख दिया मैंने, D1 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एन की वैल्यू क्या लिख दो यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास D1 कंस्ट्रक्ट कर दोगे आप इसको। सिमिलरली अगर n की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए, देखो n की वैल्यू 2 कर दी मैंने, ठीक है, लिख दिया। ऊपर डेफिनेशन तुम्हें पता है dn की, करना वहां से d2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कर दिया मैंने, यहाँ पे हो जाएगा x i y j सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू e, y की पावर कितनी आ जाएगी 2 इज इक्वल टू e एंड सच दैट x y इज इक्वल टू y इनवर्स x। ये मैंने बोल दिया। अब x क्या है इसमें D2 के अंदर जो x है ये क्या होती है रिफ्लेक्शन, ठीक है, और y है वो क्या होती है रोटेशन। रिफ्लेक्शन के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे 2, क्योंकि D2 डिस्कस कर रहे हैं, और रोटेशन कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। तो जब D2 कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे तो कितने एलिमेंट होंगे 4। यहां से देखो 2 तरीके लिखने के, या तो हम D2 की लिस्ट बना दे जैसे ऊपर किया है मैंने, जैसे D2 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे 2, तो एक तो A के कोरस्पोंडिंग रिफ्लेक्शन, एक B के कोरस्पोंडिंग रिफ्लेक्शन, दूसरा इसको रेस्ट में रखिए 0 डिग्री रोटेट कीजिए, और दूसरा 180। y क्या होता है तुम्हारे पास y इज इक्वल टू r 360 अपॉन n। तो यहां से करेंगे तो D2 को लिखेंगे तो 4 एलिमेंट आएंगे, एक तो आएगा R0, दूसरा आएगा R180, तीसरा आएगा FA लिख लो, और फोर्थ आएगा उसको FB लिख लो। FA A के कोरस्पोंडिंग रिफ्लेक्शन, FB B के कोरस्पोंडिंग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के तो ऑलवेज ऑर्डर कितने होते हैं 2 ही होते हैं। यहाँ पे करेंगे ये तो तुम्हें पता ही होगा ना, FA का इनवर्स करूंगा तो क्या आएगा FA, FB का इनवर्स करूंगा तो क्या आएगा FB, R0 आइडेंटिटी है, इसका इनवर्स करूंगा तो क्या आएगा R0, और इसका तो हमने अलग से एनालिसिस किया हुआ था, है ना। R180 का इनवर्स क्या होता है R180, क्योंकि DN में यही एलिमेंट होता है रोटेशन कोरस्पोंडिंग जिसका ऑर्डर कितना होता है 2 होता है। R180 का ऑर्डर ऑलवेज कितना होता है 2, और ऐसे एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 होता है वो क्या होते हैं सेल्फ इन्वर्टिबल, है ना, क्लियर है। और अगर कोई भी सेट जिसके सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल हो वो क्या होता है एबिलियन। तो क्या D4 एबिलियन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा कोई बच्चा बोलेगा सर ये लिखने की क्या जरूरत थी, आपने बोल तो दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू e, x स्क्वायर इज इक्वल टू e तो हर एक में होता ही है, आपने y स्क्वायर e बोल तो दिया। y क्या है रोटेशन है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू e है, इसका मतलब y इज इक्वल टू y इनवर्स फॉर एवरी रोटेशन। और y की वैल्यू यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी है, y इज इक्वल टू या तो R0 है और या फिर क्या है R180, आप देख भी सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ से देखे, ये भी तो लिख सकता हूँ बिना y की वैल्यू दिए हुए, है ना। y की वैल्यू तो समझ में आ गया होगा, 2 आएगी R0 R180, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप डिफाइनिंग फॉर्मूला देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू e, जब लिख दिया सब कुछ तो कुछ रहा नहीं बोलने को, तो ये D2 है ऑलवेज क्या होगा एबिलियन होगा, ठीक है। हाँ ये आएंगे इसमें, ठीक है, एलिमेंट 4 आएंगे। D2 का ऑर्डर कितना होता है 4। देखो अगर हम इसमें देखें तो जब रोटेशन करते हैं तो देखो जैसे 3 का लिखा था हमने, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C लिखा था, ओके। तो जब हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो इसका मतलब A के कोरस्पोंडिंग रिफ्लेक्शन देखिए, इसका कोरस्पोंडिंग B के कोरस्पोंडिंग रिफ्लेक्शन देखिए, तो ये और ये अलग अलग चीज है, ठीक है। वैसे रिफ्लेक्शन देखे तो सेम ही बात है, लेकिन अगर पॉइंट के हिसाब से देखे तो अलग है ना। एक वो लड़की बैठी है, एक मैं लड़का बैठा, यहाँ पे बीच में कोई चीज है तो मेरे से रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो मेरी उसमें अलग दिखेगी, उसकी इमेज उसमें दिखेगी। तो इंडिविजुअली देखे तो ऑपरेशन तो एक ही है ना, क्या आईने 2 लगे हुए हैं, आईना तो एक ही है, लाइन तो एक ही है, लेकिन उसकी इमेज मेरे में अलग आएगी और मेरी उसमें अलग आएगी। तो दैट्स वाई वो फर्स्ट है उसको FA बोला, उसको FA बोला है।
प्रैक्टिकली देखे तो तुम्हारी इंट्यूशन है कि सेम ही तो एलिमेंट होगा, ए की बी देख लो, बी की देख लो, लेकिन अगर पर्सन चेक करें हम, एक पॉइंट वहां पे, तो पॉइंट की इमेज क्या दोनों की अलग अलग है, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट D3 कंस्ट्रक्ट करें। D3 के तो एलिमेंट लिखे हुए हमने, है ना। कोई बच्चा बोले सर यहाँ से भी लिख सकते हो, बिल्कुल, यहाँ पे D3 लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे xi yj such that x square is equal to e, y cube is equal to e and such that xy is equal to y इनवर्स x, ऐसे लिख लो। या फिर D3 के एलिमेंट लिख लो आप, D3 इज इक्वल टू क्या क्या एलिमेंट आए थे, R0, R120, R240, FAA, ठीक है, FBB, ठीक है, और FCC, ये एलिमेंट लिखे थे ना, दीज आर द एलिमेंट ऑफ D3, ठीक है। कंपोजिशन करनी आती है तुम्हें इसकी, श्योर? कि इसके सारे एलिमेंट कम्यूटेटिव होते हैं। यहां से कोई भी रोटेशन से एक बोल दीजिए, मतलब मैंने ये बोल दिया R120, वहां से मैंने FAA उठा लिया, ठीक है, या फिर FAA उठाया और R120 किया, इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। पहले बताइए इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया, बताया था ना, डाइहेड्रल ग्रुप है, उसमें जब कंपोजिशन हम करते हैं तो राइट टू लेफ्ट करते हैं, जैसे सिमेट्रिक ग्रुप में करते हैं। सबसे पहले आप इसको अप्लाई कीजिए, फिर इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। समझ आ रहा है मुनीषा? कुछ आ रहा है? क्योंकि ग्रुप नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस लेक्चर जब करोगे आप तो आ जाएगा समझ में। FCC, ये पहले R20 अप्लाई कीजिए, उसके बाद FAA अप्लाई कीजिए। कंपोजिशन टेबल से भी देख सकते हो। क्या है? FB, देखो क्या ये इक्वल होते हैं? इक्वल नहीं होते ये, ठीक है। जब आप R20 इंटू FAA किया, यानी कि कंपोजिशन करी, इसका तो आंसर है FCC, रिफ्लेक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू C। D3 में हम ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं, ABC, ऐसे ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं। तो जब इसमें किया तो FAA मतलब A के कोरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन, इसके कोरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन करिए, ओके। फिर R120 आपने इसको 120 क्या किया है, रोटेट किया है, ठीक है। नॉन एबिलियन के लिए तो एक ही पेयर मिलना जरूरी है, और ये मैंने रैंडम लिखे थे, अगर मैं यहाँ से ये उठा लेता, उसमें से कोई एक उठा लेता, तब भी इक्वल नहीं आते, ठीक है। यानी A डॉट B इज नॉट इक्वल टू B डॉट A। तो यहाँ पे हमारे पास देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट R120 एंड FAA सच दैट उनकी कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब D3 क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप, ठीक है। याद है D4 जब मैंने पढ़ाया था तो तुम्हें दो एलिमेंट की कंपोजिशन करनी दी थी, एक तो R90 था, एक शायद H था, है ना, तो इक्वल नहीं आई थी वो ना, वहां पे मैं कंपोजिशन करवाने सिखा रहा था तुम्हें, लेकिन जब तुमने दोनों कंपोजिशन निकाली तो वो इक्वल नहीं आ रही थी। D4 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे, एक तो 0, एक R90, R180 और R270, H, V, D और D डैश, ठीक है। इनमें से भी आप अगर एक रोटेशन ले लेते हो और एक रिफ्लेक्शन ले लेते हो तो कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं होगी, ठीक है। आप एक रोटेशन का ले रहे हो और एक रिफ्लेक्शन का ले रहे हो, मान लो किसी ने ले लिया R90 और यहाँ पे ले लिया H, फिर ले लिया H इंटू R90, इनका आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। कंपोजिशन टेबल काम आ रही है ना अब इसमें, इसका कितना आएगा R90 का H के साथ D डैश, फिर इसका कितना आंसर आएगा D, लेकिन D और D डैश तो इसके अलग अलग एलिमेंट है, ये इक्वल एलिमेंट नहीं है, कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं है।
और अगर कोई भी दो एलिमेंट ऐसे मिल जाए जिसके लिए ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, तो वो जो ग्रुप है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। दैट्स वाई D4 है वो भी क्या हो जाएगा, नॉन एबिलियन ग्रुप, वो भी तुम्हारे पास एक एबिलियन ग्रुप नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके। D5 उसमें भी एक रोटेशन और रिफ्लेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग करोगे, लेकिन इसमें देखा तुमने D1 और D2 वो क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है, दैट्स वाई D1 और D2 क्या बने हैं, एबिलियन बने हैं। लेकिन Dn और n अगर क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं करेंगे, एबिलियन ग्रुप नहीं बनेंगे। तो रिजल्ट क्या बना है बताओ? रिजल्ट बना है यहाँ से कि D1 और D2 ये ऐसे हैं जो क्या बनेंगे, डाइहेड्रल ग्रुप एबिलियन बनेंगे। ओके, और उसके अलावा Dn और अगर n क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो ये ऑलवेज क्या बनता है, नॉन एबिलियन ग्रुप, ऑलवेज नॉन एबिलियन ग्रुप होगा ये। ठीक है, ठीक है। ये D3 बनेगा या नहीं ये आप चेक करना। ओके, क्लियर है? तो D4, D5, D6 सारे सारे क्या बनेंगे, नॉन एबिलियन ग्रुप। ओके, नेक्स्ट कौन सा है जो हम डिस्कस करेंगे, डाइहेड्रल सिमेट्रिक एडिशन मॉडुलो n, नंबर सिस्टम कॉरस्पॉन्डिंग K4, Q4, कौन से रह गए, जनरल लीनियर, स्केलर लीनियर, तो उनको डिस्कस करते हैं। उनको डिस्कस करने के लिए हमारे पास केस चलेंगे, इट्स डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड फील्ड ऑल्सो। ठीक है, उन पे डिपेंड करता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं अभी।